अगर मैं तुझसे कहूं कि सिर्फ 10 दिन का ब्रह्मचर्य तेरे शरीर से ज्यादा तेरे दिमाग को बदलना शुरू कर देता है, तो शायद तू इसे एक और मोटिवेशनल दावा समझकर नजरअंदाज कर देगा। लेकिन न्यूरो साइंस कुछ और कहती है। समस्या यह नहीं है कि आदमी कमजोर है, समस्या यह है कि उसका मस्तिष्क लगातार ऐसे उत्तेजनाओं के संपर्क में है जो उसके प्राकृतिक रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर चुकी हैं। और जब ऐसा होता है तब दिमाग धीरे धीरे फोकस खोता है, इच्छा शक्ति खोता है, अनुशासन खोता है और सबसे खतरनाक चीज, अपने बड़े लक्ष्यों के लिए भूख खो देता है। इसलिए इस वीडियो में हम किसी धार्मिक उपदेश की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य के पहले 10 दिनों में तेरे मस्तिष्क के अंदर वास्तव में क्या बदलना शुरू होता है, कौन से न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म सक्रिय होते हैं, क्यों शुरुआती दिन सबसे कठिन लगते हैं और कैसे सिर्फ 10 दिन की सही रणनीति तेरे दिमाग की वायरिंग को नई दिशा दे सकती है। और वीडियो के अंत में मैं तुझे एक ऐसा 10 दिवसीय प्रोटोकॉल दूंगा जो सिर्फ संयम बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे मस्तिष्क को दोबारा ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम समझते हैं, लेकिन मस्तिष्क के स्तर पर यह उससे कहीं ज्यादा गहरी प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति बार बार तेज डोपामिन उत्तेजनाओं, अश्लील सामग्री, लगातार कल्पनाएं, अत्यधिक सोशल मीडिया, अंतहीन शॉर्ट वीडियो या किसी भी प्रकार की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का उपयोग करता है, तब उसके मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम असंतुलित होने लगता है। डोपामिन को अक्सर लोग आनंद का रसायन समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह मोटिवेशन और खोज का रसायन है। यह तुझे किसी चीज के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। जब डोपामिन बार बार असामान्य रूप से ऊंचा जाता है, तो मस्तिष्क खुद को बचाने के लिए उसकी संवेदनशीलता कम करना शुरू कर देता है। इसका परिणाम क्या होता है? वही चीज जो पहले उत्साह देती थी अब सामान्य लगने लगती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम उबाऊ लगता है, किताब भारी लगती है, ध्यान भटकता है, लक्ष्य आकर्षक नहीं लगते और आदमी सोचता है कि उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है, जबकि वास्तविक समस्या उसकी डोपामिन प्रणाली की संवेदनशीलता में आई गिरावट होती है। यहीं से ब्रह्मचर्य का न्यूरोसाइंस शुरू होता है। जब तू लगातार उत्तेजनाओं से दूरी बनाना शुरू करता है, तब मस्तिष्क को पहली बार एक अलग संकेत मिलता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब लगातार डोपामिन की बाढ़ नहीं आने वाली। शुरुआत में यह अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि मस्तिष्क परिवर्तन पसंद नहीं करता। वह परिचित पैटर्न को बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए पहले कुछ दिनों में बेचैनी बढ़ सकती है, मन बार बार पुरानी आदत की ओर भाग सकता है, ध्यान भटक सकता है। कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कुछ को खालीपन, कुछ को ऐसा लगता है कि जीवन में कोई उत्साह ही नहीं बचा। लेकिन अधिकांश लोग यही गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य काम नहीं कर रहा, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। यही संकेत है कि तेरा मस्तिष्क पुरानी रिवॉर्ड प्रणाली के बिना काम करना सीखने की कोशिश कर रहा है। इसे एक उदाहरण से समझ। मान ले किसी व्यक्ति ने कई वर्षों तक हर दिन अत्यधिक मीठा खाना खाया हो। अब अचानक वह चीनी बंद कर दे। पहले कुछ दिनों में उसे सामान्य फल भी फीके लगेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फल खराब है। इसका मतलब यह है कि उसकी स्वाद प्रणाली असंतुलित हो चुकी थी। बिल्कुल यही प्रक्रिया डोपामिन के साथ भी होती है। जब तू कृत्रिम उत्तेजनाएं कम करता है, तब शुरुआत में वास्तविक जीवन की चीजें उबाऊ लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे मस्तिष्क की संवेदनशीलता वापस आने लगती है और यहीं से रीवायरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अब सवाल है कि पहले 10 दिनों में वास्तव में क्या होता है। दिन 1 से दिन 3 तक का चरण सबसे दिलचस्प होता है। इस दौरान तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और रिवॉर्ड सिस्टम एक तरह के संघर्ष में होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वह हिस्सा है जो निर्णय, आत्मनियंत्रण, योजना और भविष्य की सोच के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि आदतों का एक बड़ा हिस्सा बेसल गैंग्लिया और रिवॉर्ड सर्किट द्वारा संचालित होता है। जब पुरानी आदत ट्रिगर होती है, तो मस्तिष्क एक ऑटोमेटिक कमांड भेजता है। अगर तूने कभी महसूस किया हो कि बिना सोचे समझे हाथ फोन की ओर चला जाता है, तो वही आदत लूप है। संकेत, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कई बार व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता। पहले 3 दिनों में तेरा दिमाग बार बार उसी लूप को दोहराने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूरल पाथवे अभी भी मजबूत हैं। लेकिन हर बार जब तू उस प्रतिक्रिया को रोकता है, तब एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तू सिर्फ एक आदत नहीं रोक रहा होता, तू उस न्यूरल सर्किट को कमजोर कर रहा होता है जो वर्षों से मजबूत होता आया है। न्यूरोसाइंस का एक सिद्धांत है, जो न्यूरॉन्स साथ सक्रिय होते हैं, वे साथ जुड़ते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जो न्यूरॉन्स साथ सक्रिय होना बंद कर देते हैं, उनके बीच का संबंध धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
इसलिए हर बार जब तू आग्रह को देखकर भी प्रतिक्रिया नहीं देता, तब तू अपने मस्तिष्क को नया संदेश भेज रहा होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ। अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य को इच्छा शक्ति की लड़ाई समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह पर्यावरण और ट्रिगर्स की लड़ाई है। यदि तेरे फोन में वही सामग्री है, वही अकाउंट है, वही रात का वातावरण है, वही अकेलापन है, तो तू सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं जीत सकता, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। वह आसान रास्ता चुनता है। इसलिए सफल लोग पहले अपने वातावरण को बदलते हैं, फिर अपने व्यवहार को। अब तक तू समझ चुका है कि ब्रह्मचर्य का शुरुआती चरण वास्तव में इच्छा शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि मस्तिष्क की पुनर्संरचना की शुरुआत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिन 7 से दिन 10 के बीच दिखाई देने लगते हैं। यही वह समय है जहां अधिकांश लोग 2 अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। पहला रास्ता उन लोगों का होता है जो सिर्फ गिनती कर रहे होते हैं। आज 7 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, आज 9 दिन हो गए। दूसरा रास्ता उन लोगों का होता है जो अपने मस्तिष्क को सचमुच रिवायर कर रहे होते हैं। बाहर से दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर उनका दिमाग बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा होता है। और यही कारण है कि कुछ लोग 30 दिन बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अंदर सिर्फ 10 दिनों में बदलाव के स्पष्ट संकेत दिखने लगते हैं। समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य का असली लाभ वीर्य बचाने से पहले ध्यान बचाने में छिपा है। आधुनिक दुनिया में सबसे दुर्लभ संसाधन पैसा नहीं, समय नहीं, बल्कि ध्यान है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। और जो अपने ध्यान पर नियंत्रण खो देता है, उसका जीवन बाहरी एल्गोरिदम नियंत्रित करने लगते हैं। जब तू बार बार उत्तेजक सामग्री देखता है, हर कुछ मिनट में फोन चेक करता है, हर खाली पल में डोपामिन खोजता है, तब तेरे मस्तिष्क को एक संदेश मिलता है कि गहराई की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल नवीनता चाहिए, केवल अगला उत्तेजन चाहिए, केवल अगला क्लिक चाहिए। और धीरे धीरे मस्तिष्क गहन कार्य करने की क्षमता खोने लगता है। यहीं पर दिन 7 से दिन 10 के बीच एक महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन शुरू होता है। इसे सरल भाषा में समझें तो मस्तिष्क का अटेंशन नेटवर्क दोबारा स्थिर होना शुरू करता है। जब लगातार डोपामिन स्पाइक्स कम होते हैं, तब दिमाग को हर मिनट नई उत्तेजना नहीं मिलती। शुरुआत में यह सुविधाजनक लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही खालीपन फोकस की नींव बनता है। अधिकांश लोग इस खालीपन से डरते हैं। वे अकेले बैठ नहीं सकते, बिना फोन के 5 मिनट नहीं रह सकते, बिना संगीत के पढ़ नहीं सकते, बिना नोटिफिकेशन के बेचैन हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि यही बेचैनी संकेत है कि तेरा मस्तिष्क बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर हो चुका है। कल्पना कर कि एक व्यक्ति हर दिन 4-5 घंटे शॉर्ट वीडियो देखता है। उसका मस्तिष्क हर कुछ सेकंड में नया दृश्य, नई आवाज, नया भाव, नया डोपामिन प्राप्त करता है। अब उसी व्यक्ति को एक किताब पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए, 5 मिनट में उसका ध्यान भटकने लगेगा। क्यों? क्योंकि किताब में डोपामिन धीमा है, लेकिन मस्तिष्क तेज उत्तेजना का आदी हो चुका है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनका फोकस खत्म हो गया है। वास्तविकता में उनका फोकस खत्म नहीं हुआ, उनकी डोपामिन अपेक्षा अस्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। जब ब्रह्मचर्य के साथ साथ डोपामिन अनुशासन लागू किया जाता है, तब दिन 7 से दिन 10 के बीच पहली बार मस्तिष्क धीमी लेकिन मूल्यवान गतिविधियों से पुरस्कार महसूस करना शुरू करता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को पढ़ाई में रुचि लौटती है, कुछ लोगों को काम में गहराई महसूस होती है, कुछ लोगों को बातचीत में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ महसूस होता है। यह कोई रहस्यवादी शक्ति नहीं है, यह न्यूरो एडाप्टेशन है। मस्तिष्क अपने रिसेप्टर्स की संवेदनशीलता को दोबारा संतुलित कर रहा होता है। अब तक हमने समझा कि पहले 10 दिनों में डोपामिन सिस्टम, अटेंशन नेटवर्क एंड हैबिट लूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां अधिकांश लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि असली परिवर्तन केवल व्यवहार में नहीं होता, असली परिवर्तन पहचान में होता है। और यदि पहचान नहीं बदलती तो व्यवहार लंबे समय तक नहीं टिकता। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं, कुछ दिन टिकते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं। समस्या उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती, समस्या यह होती है कि उनके दिमाग में अभी भी पुरानी पहचान सक्रिय होती है। इस बात को गहराई से समझ। मस्तिष्क केवल आदतों का संग्रह नहीं है, मस्तिष्क एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। वह लगातार यह अनुमान लगाता रहता है कि तू कौन है, तू क्या करेगा और तुझे क्या पसंद है। यदि किसी व्यक्ति ने वर्षों तक खुद को ऐसा इंसान माना है जो तनाव में भाग जाता है, अकेलेपन में फोन उठाता है, बोरियत में डोपामिन खोजता है और कठिन काम से बचता है, तो उसका मस्तिष्क उसी पहचान के अनुसार निर्णय लेने लगता है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति खुद से कहता है आज नहीं करूंगा, लेकिन कुछ घंटों बाद वही गलती दोहरा देता है, क्योंकि उसके शब्द बदल गए लेकिन उसकी पहचान नहीं बदली। दिन 10 के आसपास एक दिलचस्प प्रक्रिया शुरू होती है। यदि व्यक्ति केवल संयम नहीं बल्कि पूरा सिस्टम फॉलो कर रहा हो,
डोपामिन अनुशासन, व्यायाम, गहन नींद और ट्रिगर नियंत्रण, तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे नई पहचान के प्रमाण इकट्ठा करना शुरू करता है। हर बार जब तू आग्रह के बावजूद सही निर्णय लेता है, मस्तिष्क एक डेटा पॉइंट रिकॉर्ड करता है। हर बार जब तू फोन की जगह किताब चुनता है, आराम की जगह काम चुनता है, तत्काल सुख की जगह दीर्घकालिक लाभ चुनता है, मस्तिष्क एक नया निष्कर्ष निकालता है, शायद यह व्यक्ति बदल रहा है। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास सफलता से आता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि वास्तविक आत्मविश्वास आत्मसम्मान से आता है, और आत्मसम्मान अपने ही वादों को निभाने से बनता है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन खुद से वादा करे और हर दिन उसे तोड़ दे, तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे उसकी अपनी बात पर विश्वास करना बंद कर देता है। इसीलिए समस्या केवल ब्रह्मचर्य की नहीं है। समस्या यह है कि हर बार जब तू खुद से हारता है, तेरे दिमाग के अंदर तेरी विश्वसनीयता कम हो जाती है। सोच, एक आदमी आईने के सामने खड़ा है। बाहर से सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर उसका मस्तिष्क जानता है कि उसने कितनी बार अपने ही शब्दों को तोड़ा है। उसने कितनी बार कहा था कि कल से बदलूंगा, कितनी बार कहा था कि बस आखिरी बार, कितनी बार कहा था कि अब नियंत्रण में रहूंगा। और हर बार जब उसने हार मानी, उसके दिमाग ने एक निष्कर्ष निकाला, यह व्यक्ति अपने ही निर्णयों पर भरोसेमंद नहीं है। यही कारण है कि बहुत से लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद निर्णायक कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से टूट चुका होता है। अब यहाँ ब्रह्मचर्य का सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक लाभ सामने आता है। जब तू लगातार 10 दिन तक अपने आवेगों पर नियंत्रण रखता है, तब केवल एक आदत नहीं टूटती, तेरे मस्तिष्क को पहली बार प्रमाण मिलता है कि तू अपने आदेशों का पालन कर सकता है। यह छोटा बदलाव नहीं है, यही वह बिंदु है जहां आत्म छवि बदलनी शुरू होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भविष्य के बारे में सोचता है। समस्या यह है कि आधुनिक डोपामिन संस्कृति इस हिस्से को लगातार कमजोर करती रहती है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन, हर त्वरित मनोरंजन तुझे वर्तमान क्षण के सुख में फंसाना चाहता है। भविष्य के लाभ को महत्व देने वाला व्यक्ति इन सिस्टमों के लिए लाभदायक नहीं होता। इसीलिए जितना अधिक व्यक्ति इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी होता जाता है, उतना ही उसका मस्तिष्क दीर्घकालिक सोच से दूर जाता है। इसीलिए बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या यह है कि उनका रिवॉर्ड सिस्टम भविष्य की तुलना में वर्तमान सुख को अधिक महत्व दे रहा है। और जब ऐसा होता है, तब लक्ष्य केवल विचार बनकर रह जाते हैं। अब कल्पना कर दो व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति हर बार तनाव आने पर भागता है, वह ध्यान भटकाता है, फोन खोलता है, मनोरंजन खोजता है, डोपामिन लेता है, अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन समस्या वहीं रहती है। दूसरा व्यक्ति भी तनाव महसूस करता है, लेकिन वह उसे सहता है, वह असुविधा के साथ बैठता है, वह काम पूरा करता है, वह भागता नहीं। दोनों के बीच अंतर केवल व्यवहार का नहीं है, दोनों के मस्तिष्क अलग दिशा में विकसित हो रहे हैं। पहला व्यक्ति अपने दिमाग को सिखा रहा है कि असुविधा से भागो, दूसरा व्यक्ति अपने दिमाग को सिखा रहा है कि असुविधा को संभालो। कुछ महीनों बाद यही अंतर जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को केवल यौन नियंत्रण के रूप में देखना बहुत छोटी सोच है। इसका वास्तविक मूल्य आत्मनियंत्रण के प्रशिक्षण में है। यदि कोई व्यक्ति अपने सबसे शक्तिशाली जैविक आवेगों को समझना और नियंत्रित करना सीख लेता है, तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनुशासन विकसित करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बिंदु समझते हैं। मस्तिष्क ऊर्जा बचाना पसंद करता है, इसलिए वह आदतों का निर्माण करता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यदि तू लगातार गलत आदतें दोहराता है, तो वे भी स्वचालित हो जाती हैं, और यदि तू लगातार सही आदतें दोहराता है, तो वे भी स्वचालित हो जाती हैं। अब तक हमने देखा कि पहले 10 दिनों में मस्तिष्क के अंदर क्या बदलाव शुरू होते हैं, डोपामिन सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया देता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका क्या है, और क्यों पहचान का परिवर्तन केवल व्यवहार परिवर्तन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना बाकी है। यदि कोई व्यक्ति सच में इस रास्ते पर बना रहता है, तो आगे क्या होता है? क्या ब्रह्मचर्य कोई जादुई शक्ति देता है? क्या अचानक सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? या इसके पीछे कुछ और गहरा विज्ञान काम कर रहा है? सबसे पहले एक भ्रम को समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मचर्य कोई सुपर पावर नहीं देता। वह तुझे उड़ने नहीं देगा, रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, और न ही तेरी हर समस्या खत्म करेगा। लेकिन यह एक ऐसी चीज वापस देना शुरू करता है जो आधुनिक दुनिया धीरे धीरे छीन रही है। मानसिक नियंत्रण।
और जिस व्यक्ति के पास अपने ध्यान, अपने निर्णय और अपने आवेगों पर नियंत्रण है, उसके पास बाकी सब कुछ बनाने की क्षमता होती है। यहीं अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे ब्रह्मचर्य को लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि वास्तव में यह एक साधन है। असली लक्ष्य है एक ऐसा मस्तिष्क बनाना जो तुझे तेरे बड़े लक्ष्यों की ओर धकेले, न कि हर छोटी उत्तेजना की ओर खींचे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 90 दिन तक संयम रखे लेकिन उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई निर्माण नहीं है, तो उसका मस्तिष्क फिर किसी दूसरी डोपामिन लत को खोज लेगा। शायद सोशल मीडिया, शायद गेमिंग, शायद अंतहीन मनोरंजन। समस्या केवल एक आदत नहीं थी, समस्या थी अनियंत्रित रिवॉर्ड सिस्टम। अब सोच कि 30 दिन बाद क्या होने लगता है। यदि व्यक्ति लगातार सही सिस्टम पर चल रहा हो तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे तत्काल सुख की तुलना में दीर्घकालिक लाभ को अधिक महत्व देना शुरू करता है। यही वह समय होता है जब कुछ लोगों को पहली बार समझ आता है कि अनुशासन वास्तव में कैसा महसूस होता है। अनुशासन प्रेरणा नहीं है, अनुशासन वह क्षमता है जहां तू सही काम करता है, चाहे मन करे या ना करे। 60 दिन के आसपास एक और परिवर्तन दिखने लगता है। ध्यान की गुणवत्ता बढ़ने लगती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि उसका मस्तिष्क विचलन से जल्दी वापस लौटने लगता है। यही वास्तविक फोकस है। फोकस का अर्थ कभी विचलित न होना नहीं है। फोकस का अर्थ है बार बार लक्ष्य पर लौटने की क्षमता, और यही क्षमता प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मजबूती से जुड़ी होती है। 90 दिन के आसपास बहुत से लोगों को जो सबसे बड़ा बदलाव महसूस होता है वह ऊर्जा नहीं बल्कि स्पष्टता होती है। अब निर्णय लेना आसान लगता है, अब लक्ष्य अधिक वास्तविक लगते हैं, अब दिन बिखरा हुआ नहीं लगता। और इसका कारण कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। कारण यह है कि मस्तिष्क की ऊर्जा अब लगातार छोटी छोटी उत्तेजनाओं में नष्ट नहीं हो रही होती। उसका बड़ा हिस्सा निर्माण, सीखने और विकास की दिशा में उपलब्ध होने लगता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। पुरानी न्यूरल पाथवे पूरी तरह गायब नहीं होती, मस्तिष्क उन्हें संग्रहित रखता है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी कोई व्यक्ति पुरानी लत में लौट सकता है यदि वह लापरवाह हो जाए। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि एक निश्चित दिन के बाद सब आसान हो जाएगा, वे अक्सर गलती कर बैठते हैं। वास्तविक जीत तब होती है जब अनुशासन एक निर्णय नहीं, एक पहचान बन जाता है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ। ब्रह्मचर्य का वास्तविक लाभ केवल इस बात में नहीं है कि तूने क्या छोड़ा। उसका वास्तविक लाभ इस बात में है कि तूने उसकी जगह क्या बनाया। यदि तूने समय बचाया लेकिन उसे सीखने में नहीं लगाया तो लाभ सीमित रहेगा। यदि तूने ध्यान बचाया लेकिन उसे लक्ष्य पर नहीं लगाया तो लाभ सीमित रहेगा। यदि तूने ऊर्जा बचाई लेकिन उसे निर्माण में नहीं लगाया तो लाभ सीमित रहेगा। क्योंकि प्रकृति खाली स्थान पसंद नहीं करती। यदि तू अपने जीवन को उद्देश्य से नहीं भरेगा तो पुरानी आदतें वापस आकर उसे भर देंगी। इसलिए आज से एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य को त्याग मत समझ, इसे मस्तिष्क अनुकूलन समझ, इसे ध्यान संरक्षण समझ, इसे आत्मनियंत्रण प्रशिक्षण समझ। इसे उस प्रक्रिया की तरह देख जहां तू अपने रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा अपने नियंत्रण में ला रहा है।